बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 16 में फर्स्ट टॉपिक का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और फर्स्ट टॉपिक के सेकंड पार्ट में हम ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर ऑलरेडी कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो कवर कर चुके हैं इन द प्रीवियस सेशन, जहाँ पे हमने टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, पीक टू पीक वोल्टेज और RMS वैल्यू को कवर कर लिया है। आज के सेशन में हम कुछ 3 के करीब बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे एंड दे विल बी अ बिट न्यू फॉर यू, जिसके अंदर सबसे पहली बात आती है फेज की, कि फेज क्या होता है, एंड देन वी विल डिस्कस के फेज लीड और फेज लैग क्या होता है। ये डिस्कस करने के बाद हम इंशाल्लाह देखेंगे कि किस तरह से हम एक ऑल्टरनेटिंग करंट को, जैसे कि एक साइनोसॉइडल वेव है, उसको एक वेक्टर के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आज के कंटेंट्स हैं। इंशाल्लाह हम इन कंटेंट्स को फॉलो करके कंप्लीट करेंगे, जिनमें ये वाले कंटेंट्स अभी भी कवर होना बाकी हैं। द अदर वंस हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड। So this is a brief picture of the previous lesson, जहाँ पे हमने टाइम पीरियड देखा था, हमने पीक वोल्टेज को देखा था, मैक्सिमम वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी को देखा था, द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, एम्पलीट्यूड को देखा था, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड सो ऑन। पीक टू पीक वोल्टेज को भी देखा था, द सम ऑफ द पॉजिटिव पीक एंड द नेगेटिव पीक magnitudes. So then we discuss about each of the terms individually. फिर हमने देखा how does alternating current flow in a generator, is produced through a generator, and later on instantaneous voltage, its formula, और हमने instantaneous voltage को in terms of time, हमने टाइम के एतबार से इसको इवॉल्व होते हुए देखा, और हमने ये भी देखा कि वोल्टेज की एग्जैक्ट साइनोसॉइडल वेवफॉर्म हमने अचीव की बाय मींस ऑफ टाइम। then peak voltage, the maximum voltage, peak to peak voltage, the sum of the positive and the negative peak. फिर जी RMS वैल्यू थी। RMS वैल्यू में मैंने बताया कि रूट से क्या मुराद है, मीन से क्या मुराद है, स्क्वायर से क्या मुराद है। सो रूट भी है, मीन भी है। मीन कैसे आती है? सम ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, और मीन भी किसकी है? मीन ऑफ स्क्वायर वाली वैल्यूज। सो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या थी? किसी ऑल्टरनेटिंग करंट में जो कि लगातार तब्दील हो रहा है, उसकी एक इफेक्टिव वैल्यू, जो कि हमें मालूम हुआ फॉर्मूला से कि साइनोसॉइडल वेव में इसकी इफेक्टिव वैल्यू कितनी होगी? 0.707 टाइम्स 0.707 टाइम्स द पीक वैल्यू। तो ये RMS वैल्यू जो है वो इफेक्टिव वैल्यू, और आपके घरों में जो मीटर्स लगे हुए हैं यूटिलिटी सप्लाई की तरफ से, उसकी वजह से जो 220 वोल्ट मेंशन्ड है, ये 220 वोल्ट बेसिकली कौन से वाले वोल्टेज होते हैं? These 220 volts are RMS voltages. So these are RMS voltages. So what is a phase? सर फेज एंगल को कहते हैं सर। ठीक है, कौन से वाला एंगल? सर जो हमारे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सके। जी शाबाश। सो फेज बुनियादी तौर पर आप वहां पर इस्तेमाल करते हैं। फेज स्पेसिफाई 2 चीजों को करता है ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज में, एक तो मैग्नीट्यूड को और दूसरा डायरेक्शन को। ये ग्राफ थोड़े से ब्लर हैं, बट आई वुड होप दैट यू आर एबल टू सी देम। ये वाला ग्राफ इन टर्म्स ऑफ टाइम है, क्योंकि बच्चों आप सबको याद होगा मैंने कहा था कि मैं अगर देखूं तो V नोट कांस्टेंट है, इसकी एक कीमत है, ये एक मैक्सिमम वैल्यू है, ये V नोट है। तो V किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? V इज डिपेंडिंग अपॉन थीटा। जैसे अगर कोई इक्वेशन लिखी हुई है y इज इक्वल टू 7 साइन ऑफ x, सो इट मीन्स x वेरी करेगा, तो x के वेरी होने से y वेरी करेगा। 7 इज अ कांस्टेंट। सो इन अ सिमिलर वे, आप
थीटा के तब्दील होने के एतबार से भी वोल्टेज को देख सकते हैं, एंड यू कैन आल्सो सी एंड ऑब्जर्व इट इन टर्म्स ऑफ टाइम, क्योंकि अगर आप थीटा को ओपन करें ना, वी ऑल नो कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। कैसे जी? ओमेगा किसके इक्वल होता है? दैट इज थीटा ओवर टी, एंड थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय टी। सो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। अब ओमेगा क्या है? ओमेगा फर्दर क्या है जी? व्हाट इज ओमेगा जी? सर सर 2 पाई शाबाश, वेरी गुड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और पाकिस्तान में कितने हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जो है वो यूज होती है? शाबाश। सो इसका मतलब है ये भी कांस्टेंट निकल गया। शाबाश, वेरी गुड। 2 पाई 50। सो ये भी कांस्टेंट है। अगर ये भी कांस्टेंट है तो बचा टाइम। इसका मतलब है हम वोल्टेज को इन टर्म्स ऑफ टाइम जो है वो भी स्टडी कर सकते हैं। सो दिस वेव इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ टाइम, and this wave is represented in terms of this angle theta। अच्छा, अब थीटा डिफाइन कर रहा है कि मसलन अगर थीटा 90 हो तो ये इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव होगी। अगर थीटा 100 हो तो फिर भी पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर थीटा 180 से ज्यादा हो यानी 270 हो जाए तो पोलैरिटी नेगेटिव हो जाएगी। तो डायरेक्शन कौन डिसाइड कर रहा है? थीटा। और इसके अलावा मैग्नीट्यूड कौन डिसाइड कर रहा है? इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड कम होगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी, यहाँ पे और बढ़ जाएगी, यहाँ पे पीक आ जाएगी। दिस इज ऑल डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ थीटा। सो दैट इज व्हाई वी कॉल फेज के फेज उस एंगल को कहते हैं, थीटा को कहते हैं, जो कि ना सिर्फ किसी वेव की किसी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड बल्कि उसकी डायरेक्शन को भी डिफाइन करता है, स्पेसिफाई करता है। इट इज नोन एज फेज। सो अब अगर आपको पूछा जाए कि भाई ये फेज की बात करें, ले जी अभी फेज कितना है? अभी फेज 0 है। अब फेज बढ़ रहा है। अभी फेज कितना है? अभी फेज है π/2। उसके बाद जी फेज मजीद वेव जब पीक पॉइंट से फर्दर मूव करती है, साइनोसोडल वेव, ये डिक्रीज होती है। तो अभी फेज कितना है? ये पाई है। सो पाई लिख लें या 90 पाई लिख लें या 180 लिख लें, आपको पता होना चाहिए। सो आई वुड लाइक कि जो हमारे स्टूडेंट हैं मेडिकल वाले, दे शुड रिवाइज इट। Just keep in mind then pi is 180, so pi/2 will be 90 and 90 degree in terms of degree, and pi will be equal to 180 degree, and furthermore 3 pi by 2 will be representing 270, 270 and 2 pi will be representing 360 डिग्री। सो इसको इन टर्म्स ऑफ डिग्री याद रखें, ठीक है। सो हम फॉर्मूला हमने ड्राइव किया। ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया? ये हमने लास्ट चैप्टर में रिवाइज किया था, ड्राइव किया था व्हेन वी स्टडीड एसी जनरेटर। अब हम उसी फॉर्मूला के जरिए उसके ग्राफ को हमने एक्सप्लेन किया, कल भी किया, आज भी थोड़ा सा डिस्कस किया। Now you can specify the value of voltage by phase by means of angle। जैसे जैसे एंगल तब्दील होगा वो डिटरमिन करेगा कि आपकी मैग्नीट्यूड उस इंस्टेंट के ऊपर, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज जो है वो एंगल के साथ डिफाइन की जा सकती है। इसीलिए हम इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। And it is defined by instantaneous voltage is defined by theta। और इसको इंस्टेंटेनियस इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये हर लम्हे के साथ तब्दील हो रहा है जब आपका जनरेटर घूम रहा होगा। ओके जी, नाउ कम्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ फेज लीड एंड फेज लैग। इसको आपने प्योरली कॉन्सेप्ट के सेंस में समझना है, इसमें क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है। You don't need to cram, just try to understand। So let me specify that I have two waves। It is, this one is wave 1 and this one is wave 2। मुझे बता सकते हैं इनमें से लीड कौन सी वेव कर रही है और लैग कौन से वाली वेव कर रही है? Which one is leading and which one is lagging? वेव 1 या वेव 1 सर लीड कर रही है। वेव 1 लीड कर रही है।
शाबाश, कैसे पता चला आपको कि ये लीड कर रही है? जो वेव 2 है वो जो स्टार्ट हो रही है तो वहाँ पे जो थीटा है वो 0 है, और जो वेव 1 स्टार्ट कर रही है वहाँ पे जो थीटा है वो 90 है, इसकी वजह से। शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। और तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कौन सी वेव लीड कर रही है और कौन सी वेव लैग कर रही है, तो ये बात समझने के लिए हम एक हिंट यूज करेंगे। वो हिंट ये है कि जिस वेव की पीक पहले अपीयर हो, जिस वेव की पीक पहले अपीयर हो, यानी कि अगर मैं आपको पूछूं कि वेव 1 की पीक पहले अपीयर हो रही है या वेव 2 की, ये जीरो से आपने स्टार्ट करना है। यू विल स्टार्ट फ्रॉम दिस जीरो, और इस जीरो के एतबार से देखें कि किसकी पीक पहले अपीयर हो रही है, जो हमने स्केच किया हुआ है। वेव 1। शाबाश। सो वेव 1 की पीक पहले अपीयर हो रही है और इसने ऑलरेडी 90 डिग्री कवर कर ली है, जबकि आप देखें वेव 2 अभी भी जीरो पे है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएं। मैं चले यहाँ पे इसके 90 लिख देता हूँ, इसके सारे को रेड से मार्क कर देता हूँ। और यहाँ पर अगर आप देखें रेड वाली वेव को, तो रेड वाली वेव अभी कितने एंगल कवर कर चुकी है? पाई। पाई का मतलब है 180। फिर आप देखें तो वेव कितना कवर कर चुकी है एंगल? ये कवर कर चुकी है 270। 270 का मतलब क्या होता है? 3 पाई 3 पाई ओवर 2। और यहाँ पर आपकी वेव, रेड वाली वेव ने, मैं रेड से ही मार्क कर रहा हूँ, 2 पाई कवर कर लिया इस पॉइंट पे। अब ब्लू वाली वेव को देखते हैं, द अदर वन। सो यहाँ पे ये 0 पे है, इधर ये पाई बाय 2 पे है ब्लू वाली वेव, फिर ये यहाँ पर पाई पे है। सो अगर मैं एक साइकिल बना के आप लोगों को दोबारा से समझा दूं, तो आपको याद रहना चाहिए कि जब वेव इंक्रीज होते हुए जीरो क्रॉसिंग करे, इंक्रीज होते हुए, तो फिर जीरो होगा। जब ये पीक है हम इसको पाई बाय 2 कहेंगे, और यहाँ पर ये होगा पाई, और ये बेटा होगा, जब डिक्रीज होते हुए जीरो क्रॉसिंग करे तो ये पाई है, और जब नेगेटिव पीक के ऊपर है देन इट विल बी 3 पाई ओवर 2, एंड दिस वन इज 2 पाई। ठीक हो गया जी। सो ये याद रखिएगा। ये एक पूरा साइकिल मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। ले जी, एक बात क्लियर होगी दैट वेव 1 इज लीडिंग फ्रॉम वेव 2। वेव 1 इज लीडिंग फ्रॉम वेव 2, दैट इज व्हाई वेव 1 इज लीडिंग फ्रॉम वेव 2। तो वेव 1 इज लीडिंग फ्रॉम वेव 2। अब क्वेश्चन है कि कितना लीड कर रहा है। आप देख रहे होते हैं ना, दो लोग भाग रहे होते हैं, देखेंगे ना, तो ये आपकी दौड़ ज्यादा है, आप ज्यादा तेजी से भाग रहे हैं, सो यू आर 1, आप लीड कर रहे हैं, और जो पीछे है वो क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट बहुत अहम है। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कमिंग कॉन्सेप्ट्स। आपके लिए नई चीजें आएंगी एक्सप्लोर करने के लिए। सो लीड और लैग, अब मैं किस किस तरह से बता सकता हूँ? मैं इस, मुझे ये फ्रेज समझाएं, इसको मैं दो तरह से लिख सकता हूँ। पर्सन 1 इज, एक सर लीड कर इंग्लिश रहा में है, सेंटेंस बनाएं। पर्सन 1 इज लीडिंग फ्रॉम पर्सन 2। दूसरी 2। तरह से क्या कहा जा सकता है? person 2 पर्सन 2 lagging, is person 2 lagging. is lagging behind by person 1. शाबाश। पर्सन 2 इज लैगिंग बिहाइंड पर्सन 1। सो इसी सेंटेंस को हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक सेंटेंस ये है कि वेव 1 इज लीडिंग फ्रॉम वेव 2। ये तो एक बात होगी ना, लेकिन कितने एंगल से? जरा तवज्जो करें, आप अगर माइनस करें, इस लम्हे पे माइनस करें, 90 में से 0 को माइनस करें, कितना एंगल आएगा? 90। आप माइनस कर लें इस लम्हे पे, पाई में से पाई बाय 2 को माइनस करें, कितना आएगा? 90। यानी कि ये पाई बाय 2 आंसर आ रहा है हर लम्हे पे। आगे चलें जरा, इससे आगे किसी लम्हे पे कंपेयर करें जरा दोनों एंगल्स को। इस लम्हे पे कंपेयर करो बेटा, तो 3 पाई बाय 2 में से पाई माइनस करें, यानी 270 में से 180 माइनस करें, तो अभी भी कितना आएगा? 90। और ये याद 90। रखें, ये इन दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम है, इन दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम है।
यहाँ पे माइनस करें 2 पाई में से 3 पाई बाय 2, 2 पाई होता है 360, 2 पाई ओवर 2 होता है 270, सो अगेन 90, सो इट मींस एट एनी इंस्टेंट बाय कितना, बाय 90 डिग्री। सो ये बाय छोटा लिखते हैं, मैं आपकी इंग्लिश खराब नहीं करना चाहता। वेव 1 इज लीडिंग फ्रॉम वेव 2 बाय 90। दूसरे अंदाज में मैं ये कह सकता हूं दैट वेव 2 इज लैगिंग बिहाइंड वेव 1 बाय 90 डिग्री। सो दीज आर टू वेव्स, टू वेज टू इंटरप्रेट दिस। आप मुझे बताएं कि वेव 1 और वेव 2 में कितना फेज डिफरेंस होगा? सर 5 सर 180 का होगा सर। शाबाश, वेरी गुड। ये पाई 180 180 डिग्री का बगैर देखे आप बता सकते हैं। और किसी लम्हे पे देख लें, इस लम्हे पे देख लें, 90 में से 270 माइनस करें, अगेन यू विल गेट 180। सो इट मींस दो वेव्स में से वेव 1 और वेव 2 इनमें कितने डिग्री का डिफरेंस है? 180 डिग्री का। यू कैन इजीली सी। अब मुझे बताएं लीड कौन से वाली वेव कर रही है? वेव 1 लीड कर रही है। क्यों लीड कर रही है? ये स्टार्ट हो रही है जो यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रही है, और वेव 2 है वो 180 से स्टार्ट हो रही है। तो ये जी पॉजिटिव साइड पे और ये नेगेटिव साइड से जा रही है। जी शाबाश। मैंने आपसे अभी तस्करा किया था कि हम जब ये चेक करना चाहते हैं कौन सी वेव लीड कर रही, कौन सी लैग कर रही है, तो उसका एक आसान तरीका है। वो आसान तरीका क्या है कि आप देख लें भाई किसकी पॉजिटिव पीक पहले आ रही है। वन, सर ऑब्वियसली वन की। सो वेव 1 इज लीडिंग। कितने डिग्री से लीड कर रही है? हम सेंटेंस लिखें जी, क्या लिखेंगे? वेव 1 के जी जी, सेंटेंस क्या बनेगा? वेव 1 इज 1 वाले की सर लीडिंग 1 फ्रॉम वेव 2 बाय 180 डिग्री, या हम ये कह वेव 1 सकते इज हैं। लीडिंग फ्रॉम वेव 2 बाय 180। शाबाश। और दूसरे लीडिंग अंदाज फ्रॉम में वेव कैसे 2 लिख सकते हैं? वेव 2 इज लैगिंग बिहाइंड 180। वेव 1 by 180 degree. So students, let us now see that how can we represent an alternating voltage or an alternating current by means of rotating vector, which is either rotating in clockwise direction or it is rotating in an anti-clockwise direction. So the first condition is that the length of the vector represents the peak value or the RMS value of your voltage or current graph. So greater the length, or it means that the RMS value of that vector would be greater. So अगर मेरे पास यहाँ पर दो waves हैं, one wave is like this, a sinusoidal wave, and the other one, let's say that it is representing your current, and the other one, the blue one, is representing the voltages, let's say. So we can easily see that the amplitude of the voltage graph is greater than that of current. So if I want to represent voltage by means of a vector, then I will sketch a vector which has greater length. And let's say for current has shorter amplitude, so its vector will be shorter as well. Whereas the voltage is having greater magnitude. We can easily see that the peak of the voltage is much greater than that of current. So अगर voltage का जो हमारा ग्राफ है, it is showing us a greater peak, तो वोल्टेज का वेक्टर भी बड़ा होगा, और जो करंट है उसका वेक्टर मैंने स्मॉल लेंथ से रिप्रेजेंट किया है. सो लाइक इफ वी रिप्रेजेंट 10 वोल्ट बाय 1 centimeter, and if I have the magnitude of voltage, let's say 50 volt, then 50 volts will be represented by sketching a line of 5 centimeter in that case, depending upon your scale. So जितनी magnitude इसकी बढ़ती जाएगी, उतना ही length of the vector will also increase.
So we can easily compare that which vector is having greater magnitude. Second condition, the alternating quantity is zero when its vector is lying horizontal. जब आपके वेक्टर की मैग्नीट्यूड जीरो होती है तो वो हॉरिजॉन्टली जब लाई कर रहा होगा, जबकि अगर तो वो मैक्सिमम वैल्यू हो देन ये रोटेट करके अपनी वर्टिकल पोजीशन पर आ चुका होगा. सो इट मींस व्हेन अ वेक्टर इज हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड तो वो इस पोजीशन में होगा हॉरिजॉन्टल, और जब ये मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा देन इट विल रोटेट और ये इस पॉइंट पर गली लाई कर रहा होगा एंड सो ऑन. और अगर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो फ्रीक्वेंसी के एतबार से अगर देखा जाए कि ये एक वेव है and let's say that this wave covers 4 hertz or 4 cycle 1 2 3 and 4. It has covered 4 cycles, complete cycles. तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी 4 hertz. 4 hertz का मीनिंग ये है that it is going to cover 4 cycles in 1 second. तो इसी तरह से आपका वेक्टर जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो भी 1 सेकंड में 1 2 3 एंड 4 ये भी 4 टाइम्स रोटेशंस कंप्लीट करेगा. सो जितनी फ्रीक्वेंसी आपकी वेव की है उतनी ही फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन आपके वेक्टर की होगी व्हेन वी रिप्रेजेंट a wave and alternating current or voltage by means of a vector. तो मज़ीद इस कॉन्सेप्ट को री-इन्फोर्स करने के लिए अगर आप इस एनिमेशन को देखें, इस एनिमेटेड इमेज को देखें, तो आपको बड़े अच्छी तरीके से ये बात समझ आती है कि किस तरह से एक वेव जिस फ्रीक्वेंसी के साथ मूव कर रही है उसी फ्रीक्वेंसी के साथ ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है. In this rotational path, it is rotating along the anti-clockwise direction, and at any point its value is determined by means of the angle theta. So जितना एंगल थीटा वेरी करेगा उसके अकॉर्डिंगली आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू डिटरमिन होती है. फर्दर ऑन आप इन पॉइंट में यहाँ पर देखें तो यू कैन सी दैट वी हैव wave which is moving and उसके projection अगर आप इस circular path में देखें then you can sketch a vector. So एक cycle जिस तरह से ये wave complete करेगी उसी के एतबार से उसी के correspondingly आपका vector यहाँ पर angle cover करेगा along this circular path. आप इन दो वेक्टर्स को देखें where we have initially the vector the blue vector let's say is initially at this 0 point. When this was at 0 point, the blue one, the other one was at 90 degree. Which means that the green vector is leading from the blue one at this instant by 90 degree. और ये सिलसिला थ्रू आउट कैरी ऑन रहेगा. एट एनी इंस्टेंट वी कैन सी दैट द ग्रीन वेक्टर इज लीडिंग फ्रॉम द ब्लू वेक्टर by 90 degree. At any instant you can see that the vector which is marked green has been leading from the blue one regardless of the angle. So इन दोनों waves की frequency same है and the blue vector is lagging behind green one by 90 degree. Vector which is lying vertically downwards. So अगर मैं ये चेक करना चाहूँ कि इनमें से लीड कौन सी चीज कर रही है तो मैं आसानी से एक एंटी क्लॉकवाइज एरो बनाऊंगा from the first to second vector anti-clockwise. Keep in mind anti-clockwise and it should be the smaller angle. So अगर मैं anti-clockwise इस बड़े एंगल की तरफ जाता तो फिर तो obviously ये इशारा करता करंट की तरफ. बट नाउ शॉर्टर एंगल को कीप ऑन करते हुए मैंने जब रोटेट किया है फ्रॉम द फर्स्ट टू द सेकंड वेक्टर आई कैन सी दैट वोल्टेज इज लीडिंग फ्रॉम करंट बाय 90 डिग्री.
एंड फर्दर ऑन अगर मैं इस इंस्टेंट के ऊपर स्केच करूं दोनों को, तो इस इंस्टेंट पर वोल्टेज पॉजिटिव पीक पे हैं, सो दैट इज व्हाई इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वर्टिकल लाइन। जबकि इस लम्हे पर आपका करंट जीरो पे है, इंक्रीज होता हुआ जीरो को क्रॉस कर रहा है, दैट मींस इट इज जीरो। सो जीरो मींस current will be denoted by a horizontal line. Or again I can see if I rotate the if I see and rotate this arrow from first vector to second one towards following the shorter angle, तो again voltage is leading from current. So जब voltage 360 पे था, ये 270 पे था, when voltage is at peak 90, then current is 0. So we can say that the voltage is leading from current by 90 degree, or we can say that the current is lagging behind voltage by 90 degree. So this is how we can represent an alternating wave, an alternating quantity by means of a vector. We have done today. There are various applications of AC circuits in the real life, but we will conclude today's session by this message of the day. The message of the day is in Allah Sabarin. So indeed Allah is with those who patience. So मेहनत भी करें, और हर मेहनत का सिला आपको spontaneously नहीं मिलता. It takes time at times to get things rewarded. Thank you very much. Allah.